देखो मेमोरी इंटरफेसिंग जो स्टार्ट करते हैं ना कि इसमें पहली बात तो मेमोरी इंटरफेसिंग में हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कुछ कंपोनेंट्स, क्योंकि हम डायरेक्टली इंटरफेसिंग वाले पार्ट पे नहीं जा सकते। उसका रीजन ये है कि ना वो स्टार्टिंग में अभी समझ नहीं आएगा, कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं पहले इनके, ये जो मेमोरी कंपोनेंट है, टाइप ऑफ मेमोरी, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। इनमें कौन कौन सी कंट्रोल इनपुट पिन कनेक्शन होते हैं, वो सब पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद हम उस वाले पोर्शन पे जाएंगे, इंटरफेसिंग वाले पे, और उसमें ही पहले हम डिकोडिंग में पढ़ेंगे उससे पहले। ठीक। अब जैसे मेमोरी इंटरफेसिंग में क्या है कि ये मेमोरी कंपोनेंट आ गई, टाइप्स ऑफ मेमोरी में रीड ओनली मेमोरी आ गई, फ्लैश मेमोरी आ गई, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गई, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गई। ठीक। वही एस रैम डी रैम होगी। तो अब इनमें ना कुछ पिन कनेक्शन होते हैं, जैसे हमारे यही है ना कि कुछ एड्रेस इनपुट पिन होगी, कुछ डेटा आउटपुट पिन होगी, और हमारे ये सिलेक्शन इनपुट होगी। अब जैसे एड्रेस पिन में क्या होगी, कुछ एड्रेस की पिन ये कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगी मेमोरी पे कि कौन सा मेमोरी डिवाइस है, वो उस पर डिपेंड करेगी। अब जनरली ये मतलब ये जनरली डिवाइस डिपेंड करती है कि कौन सी मेमोरी कंपोनेंट ले रहे हैं हम, क्योंकि हर मेमोरी कंपोनेंट के अलग अलग साइजेस होते हैं। ठीक। अब डेटा आउटपुट और इनपुट, इसमें ना D0 से DN तक की पिन होती है। इसमें जनरली जो है D0 से D7 तक की पिन होगी। फिर सम टाइप ऑफ सिलेक्शन इनपुट आ गया। अब सिलेक्शन के लिए ना हम जो पिन्स यूज कर रहे होंगे, या तो वो CS होगी या फिर वो CE होगी। ये दोनों ही चिप सेलेक्ट का मतलब जो हमारे मेमोरी कंपोनेंट है उसको एनेबल करने का काम कर रही है दोनों ही। ठीक। फिर इसके बाद आते हैं वन टाइप ऑफ कंट्रोल इनपुट यूज टू सेलेक्ट अ रीड और राइट ऑपरेशन। इसमें हमारे एक ये आ गई OE आउटपुट एनेबल पिन, जो कि रीड डेटा को रीड करने के लिए यूज होती है। अब देखो मैं इसमें दोबारा से बता रहा हूँ कैसे कैसे था। एक मिनट, एक और बना देता हूँ। एक होगी हमारी, मतलब चार कंपोनेंट होंगे बेसिकली। पहला जो कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा एड्रेस के लिए। ठीक। एड्रेस इनपुट की मतलब एड्रेस बता रहा होगा, उसमें एड्रेस की 3-4 पिन होगी। फिर दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा हमारा आउटपुट के लिए। ये डेटा इनपुट या आउटपुट के लिए होगा। इसमें डेटा जा या आ रहा होगा बस। जैसे डेटा बस के लिए 8 बिट है इसमें जनरली जो होती है, नहीं तो ज़्यादा भी हो सकती है। वैसे हम अभी इसमें ज़्यादातर ना 8088 की बात करेंगे, तो उसमें 8 बिट की बस होती है, डेटा बस, और सेम इसमें भी 8 बिट वाली बसेस होती है। तो इनका कनेक्शन अच्छा जमेगा इंटरफेसिंग वगैरह में जब देखेंगे। ठीक। फिर है हमारा थर्ड। थर्ड आता है ये सिलेक्शन के लिए, कि जो एक्टिव करेगा, एक्टिव मेमोरी कंपोनेंट को, मतलब जो भी कंपोनेंट होगा उसको एक्टिव करने के लिए यूज होगी ना कोई पिन। तो इसमें हमारी आती है CS या फिर CE या फिर एक और होती है शायद से नहीं, हाँ बस यही है। ठीक। चिप एनेबल या फिर चिप सेलेक्ट पे। अब इसके बाद आती है हमारी जो फोर्थ है। फोर्थ है हमारा रीड या राइट के लिए। ठीक। अब या तो क्या होगा, रीड राइट की एक ही पिन होगी, एक ही पिन से काम चल जाएगा, या क्या होगा इनकी अलग अलग पिन होगी। तो रीड के लिए आउटपुट एनेबल करते हैं, ये जो पिन होती है OE, ये एक्टिव लो होती है हमारी। ये और एक होते हैं हमारे गेट। गेट कभी कभी तो या तो होगी OE पिन या होगी गेट पिन, मतलब इन दोनों में से एक होगी। ऐसा नहीं है, जैसे जो हमारी रैम वगैरह है उसमें हम जो आउटपुट पिन है ना उसको G से डिनोट करते हैं। ठीक। तो उस केस में ये हो जाएगी। और हमारी जो राइट के लिए है वो या तो W हो सकता है या फिर WE होगी। ठीक। इसके बाद ये वाला पोर्शन तो हो गया हमारा जो भी था। ठीक। फिर है हमारा, इसके बाद आता है नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें तो हमारा जैसे पहले आती है रोम। हमने जो कंपोनेंट लिखे थे ना मैंने वहां पे अभी पीछे बैक स्लाइड पे जाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे रोम लिखा था, फ्लैश मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी, तो ये सब है। अब ये रहा। तो जो रोम है हमारी ये होती है परमानेंटली स्टोर करती है प्रोग्राम को, और इवन इफ पावर इज कट
डेटा मतलब नथिंग विल हैपन टू द डेटा, नथिंग विल हैपन टू द डेटा। ठीक, डेटा हमारा ऐसे कैसे रहेगा, वो लॉस नहीं होगा। जो रोम है वो परमानेंटली प्रोग्राम होती है। ये क्या होता है ना कि फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में रोम को एक जगह लाके इकट्ठा और तब कर लेते हैं, इनको प्रोग्राम कर लेते हैं फैक्ट्रीज में, तो इनकी कॉस्ट कम लगती है और वहीं से प्रोग्राम होके आती है, तो इसलिए डेटा को होल्ड करके रख सकती है। ठीक, फिर जो फिर आती है इसमें ना रोम के ही पार्ट हो जाते हैं, जैसे ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ईपी रोम जो है वो इरेजेबल होती है इफ एक्सपोज टू हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट फॉर 20 मिनट्स। अगर 20 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा हमने इसे हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट में रख दिया ना, तो हमारा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा इनसे। ठीक है, फिर आती है हमारी डबल ईपी रोम, इसको हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, और ये हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है ना, हम इसे इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। और इस मेमोरी में क्या होता है, जो डबल ईपी रोम है ना, डीज मेमोरी डिवाइस आर, ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। फिर इनको ना इरेज होने में नॉर्मल रैम से कम टाइम लगता है, तो और ये डेटा ट्रांसफर भी थोड़ा सा फास्ट करती है। तो इनको हम फ्लैश मेमोरी को हम ज्यादातर किस में यूज करते हैं, जैसे कि हमारे बायोस वगैरह सेटअप करने में। ठीक, और एक तो बायोस में हो गया, वीडियो कार्ड वगैरह में हो गया, MP3 ऑडियो प्लेयर में हो गया, तो उन डिजिटल कैमरा में हो गया, इन सब जगह हम इनका यूज करते हैं इस वाली मेमोरी का। फिर आ जाते हैं हम स्टैटिक रैम पे। स्टैटिक रैम में क्या है कि डिवाइस स्टोर डेटा एज लॉन्ग एज डीसी इज अप्लाइड, मतलब जब तक कि डीसी अप्लाइड कर, हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके रखेंगे, तब तक हमारा जो डेटा है वो रहेगा, और जैसी लाइट गई या पावर कट हो गई उसके बाद तुरंत डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें हमारे जो कंट्रोल इनपुट है रैम के, जैसे मैंने बताए थे ना कंट्रोल इनपुट होते हैं सभी पिन के, कुछ ईपी रोम के भी इनपुट होंगे कंट्रोल इनपुट, ठीक, एस रैम के भी होंगे, डी रैम के भी होंगे, तो इसके होते हैं OS CS WE। ठीक, और फिर हमारा आता है जैसे ये ना जो हमारी ये इनका जो साइज होता है हमारा स्टैटिक रैम का, वो काफी कम होता है, जैसे 1 MB तक का ही होता है जनरली। और जो डायनेमिक रैम है डी रैम, मतलब इनका साइज काफी ज्यादा होता है, इनमें इंटीग्रेटेड कैपेसिटर होता है। ठीक, और ये सिर्फ 2 से 4 मिली सेकेंड तक डेटा को होल्ड करती है बस। ठीक, और जैसे ही 2 से 4 सेकेंड हुए उसके बाद क्या होगा, कंटेंट ऑफ रैम को रीराइट करना पड़ेगा, दोबारा से रीराइट करना पड़ेगा, डेटा लोड होगा, रीड होगा। 256 जहां तक 256 ब्लॉक रीड हो जाते हैं एक बार में, मतलब इन 2-3 सेकेंड, 2-4 मिली सेकेंड में। फिर इसका जो डिसएडवांटेज है ना कि इसमें क्या है, हमें काफी सारी एड्रेस इनपुट पिन की रिक्वायरमेंट होगी। जो हमारी ये है डी रैम, इसमें हमें काफी सारी इनपुट पिन की रिक्वायरमेंट होगी, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन इसमें होती कितनी है, 8 पिन होती है। जैसे नहीं, ये डिपेंड करता है डी रैम कौन सी ले रहे हैं। जैसे हमने इसमें यही है ना 64K इंटू 4 डी रैम ले ली है, ये इसका मॉडल नंबर है 64 इंटू के। इसमें 64 जो है ये वाला पोर्शन, ये होता है एड्रेस के लिए कि एड्रेस की कितनी बिट होगी, और ये वाला पोर्शन होगा हमारा रैम के लिए, मतलब डेटा के लिए। ठीक, डेटा की कितनी होगी, जैसे डेटा की इसमें 4 बिट डेटा की होगी। ठीक, और 64K का मतलब होता है, देखो मैं बताता हूँ, जैसे 10 बिट होती है 1K के लिए, 10 बिट होती है 1K के लिए, 1 किलोबाइट ऑफ डेटा। फिर 11वीं पे आते ही वो हो जाता है 2K, फिर 12वीं पे आते ही वो हो जाता है 3K, फिर 13 पे, नहीं सॉरी 3K नहीं होगा, 4K हो जाएगा, फिर 13 पे वो हो जाएगा 8K हमारा। ठीक, फिर 14 पे वो हो जाएगा 16K, फिर हमारा 15 पे हो जाएगा 32K, फिर हमारा 16 पे हो जाएगा 64K, फिर वही 17 पे हो जाएगा हमारा 128K, फिर 18 पे हो जाएगा हमारा 256K, फिर 19 पे हो जाएगा हमारा 512K, फिर 20 पे हो जाएगा हमारा 20 पे हमारा जो हो जाएगा 1024, मतलब कि 1 MB हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे होते हैं, मतलब ये जो मॉडल नंबर होते हैं ना, इसमें ये अगर यहाँ पे 64K लिख रहा होगा ना,
तो हमें पता चल जाना चाहिए कितनी बिट होगी हमारी एड्रेस की। ठीक, तो जैसे इस केस में है, इसमें हमारा एड्रेस के लिए 16 बिट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें जो पिन है ना हमारी वो A0 से A7 पिन है बस। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 1 मिनट, इसका बैकग्राउंड। तो इसमें क्या होगा, A0 से A7 तक की पिन होगी, लेकिन इसमें एड्रेस के लिए कितनी चाहिए हमें, हमें चाहिए 16 पिन, पर है इसमें 8 ही पिन। तो जब भी एड्रेस आ रहा होगा ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो मतलब मैन्युफैक्चरर है ना, उसने क्या किया, मल्टीप्लेक्सिंग कर दी। मल्टीप्लेक्सिंग से हमें पता ही है कि क्या होगा, पहले हम लोअर डेटा को स्टोर कर लेंगे लैच में, फिर अपर डेटा को स्टोर कर लेंगे लैच में। मतलब A0 से A7 तक की पिन का डेटा स्टोर कर लेंगे पहले, फिर A8 से A15 तक की पिन का डेटा स्टोर कर लेंगे। तो क्या होगा कि सेम ही पिन के थ्रू, मतलब 8 पिन के थ्रू 16 बिट ऑफ डेटा हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब इनको क्या बोलते हैं बेसिकली, जो RAS बोलते हैं, रो एड्रेस, अरे यार, रो एड्रेस स्ट्रोब, RAS होता है रो एड्रेस स्ट्रोब। ठीक, इसमें क्या होता है कि ना, रो की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर हो जाता है, और ये हमारी होती है जो RAS है, वो हमारी एज ट्रिगर्ड होती है। ठीक, एज ट्रिगर्ड का मतलब मैंने कुछ बताया था पहले कि एज ट्रिगर्ड मीन्स कि टाइमिंग जो है ना काफ़ी कम है, मतलब शॉर्ट है या लेस टाइम कह सकता हूँ मैं। तो हमें बिल्कुल टाइमिंग की एक्यूरेसी चाहिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो ये काफ़ी स्पीड से वर्क करेगी। और फिर होता है हमारी एक CS। ठीक, तो CS होती है कॉलम एड्रेस स्ट्रोब, कॉलम एड्रेस स्ट्रोब। ठीक, ये क्या करती है, कॉलम एड्रेस स्ट्रोब हमारी लेवल ट्रिगर्ड होगी ऑफ कोर्स, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएगी, जिसकी वजह से उस टाइम रेंज में ना ट्रिगर्ड, तो उस टाइम रेंज में क्या होगा, ये जब तक ये काम करेगी RAS अपना जो एड्रेस है वो उसको स्टोर कर लेगा, फिर ये अपना स्टोर कर लेगा, ठीक, लैच में, और उसके थ्रू हमारा 16 बिट का डेटा, वो जो 16 बिट का जो एड्रेस है वो सब चला जाएगा उसमें लैचेज में, है ना। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद आता है CS का जो फंक्शन है ना, वो हमारा चिप सिलेक्शन का भी होता है DRAM में। CS also perform चिप सिलेक्शन इन DRAM। ठीक, और सेम जैसे इसका ये है ना फंक्शन, RAS का फंक्शन भी है अलग हमारा। जैसे इसमें क्या है, RAS signal not only strobe the row address but also select which part of address is applied to the input। मतलब RAS जो है ना, not only strobes row address but also select address input, part of address input। अब इसका मैं ये ना ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मैं 1 मिनट बताता हूँ, बुक से बताता हूँ। जैसे ये हमारी बुक होगी, तो इसमें पहले तो कुछ डायग्राम दे रखे हैं हमारे, जैसे ये वाला पार्ट है टाइमिंग डायग्राम ऑफ EPROM, EPROM का टाइमिंग डायग्राम दे रखा है। उसमें जैसे मैंने सिलेक्शन इनपुट बताए थे ना, कंट्रोल इनपुट, ये तो हमारा कुछ एड्रेस हो गया, वही टाइमिंग डायग्राम की तरह कुछ एड्रेस आया हमारा, यहाँ पे 0 और 1 आए होंगे। फिर चिप सेलेक्ट ने क्या करा,
इस मेमोरी डिवाइस को अनेबल कर दिया, मतलब एक्टिव कर दिया, ठीक। और आउटपुट में क्या आया हमारा, ओई पिन से आउटपुट आ गया, कुछ डेटा रीड हो गया, है ना, डेटा आउट वैलिड। सेम हमारा यहाँ पे इसमें दे रखे हैं, जैसे ये हमारा टाइमिंग वेव फॉर्म डायग्राम ऑफ रीड साइकिल। रीड साइकिल में कुछ एड्रेस आ रहा होगा वही, ठीक। और जी पिन है, यहाँ पे गेट पिन यूज होती है हमारी डी रैम के केस में, मैंने अभी बताया था ऑलरेडी। तो गेट पिन क्या करती है, रीड डेटा रीड का पहले तो ये होगी सिलेक्शन, मतलब इसको हम एनेबल करेंगे मेमोरी डिवाइस को। एनेबल का मतलब है कि हमारा डेटा, वो जो ये डिवाइस है वो एक्टिव हो गया। इसके बाद क्या होगा हमारा, ये जो जी पिन है ये रीड को अनेबल कर रही होगी, मतलब यहाँ से रीड स्टार्ट हो जाना चाहिए इसने कहा, ठीक। फिर हमारी डी क्यू पिन है कि डेटा आउट, मतलब रीड के लिए डेटा निकल, डेटा आउट पिन है। और जो राइट साइकिल के लिए, उनके लिए डेटा इन पिन, ठीक। मेमोरी में मतलब डेटा इन जाएगा तो इसलिए यहाँ पे हमारा डेटा आउट हो गया और हमने रीड कर लिया बस। इसमें टाइमिंग डायग्राम में बस वेव फॉर्म डायग्राम है, इतना कुछ नहीं है इसमें। फिर हमारा एक डायग्राम था यार, मैं डायग्राम देख रहा हूँ। हाँ ये रहा। इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें ना ये हमारा जो आर एस और सी एस का मैं बता रहा हूँ डायग्राम। तो इसमें हमने सेट ऑफ मल्टीप्लेक्सर यूज करे, मतलब 2 मल्टीप्लेक्सर यूज करें, ठीक। इसमें क्या होगा, ए बी का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक, ए बी। और जो वाई है ना, एक वाई पिन होगी। वाई पिन हमारी जैसे सी एस की वैल्यू, अगर वो सॉरी आर एस की वैल्यू अगर 1 हुई तो बी इनपुट कनेक्ट हो जाएंगे वाई से। वाई से क्या होगा, बी वाले इनपुट कनेक्ट हो जाएंगे। बी वाले क्या है, 8 9 10 मतलब 11। तो ये है अपर वाले जो कॉलम एड्रेस को स्टोर करने वाले। लेकिन पहले क्या होगा, आर एस क्योंकि हमारी एक्टिव लो है तो 0 पे एक्टिव होगी। जैसे ही इस पे 0 इनपुट आएगा ना तो वाई से कनेक्ट हो जाएंगे ये दोनों चीज हमारी कनेक्ट हो जाएगी कि वाई से ए वाले इनपुट कनेक्ट हो जाएंगे सारे, हो गए बाइंड। इसके बाद क्या होगा, हमारे तुरंत ही लेवल ट्रिगर्ड है, एकदम से हमारा ये रीड कर लेगा और इस लैच में स्टोर हो जाएंगे ये A0 से A3 तक। और यहाँ पे जो दूसरा सेट ऑफ मल्टीप्लेक्सर होगा वो हमारी A4 से A7 तक की कर लेगा, ठीक। 4 बिट इसने कर ली, 4 बिट इसने कर ली। अब क्या होगा, तुरंत ही इसका ये हमारी 0 हो जाएगी, वो सॉरी 1 हो जाएगी। जैसे ये स्टोर करेगा ये 1 हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, ये हमारे इससे बी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने बोला था ना कि आर एस सिग्नल जो है वो सिर्फ रो एड्रेस को स्ट्रोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट भी कर रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ एड्रेस इज अप्लाई टू द इनपुट, मतलब इनपुट पिन पे कौन सा एड्रेस अप्लाई हो रहा है इसको भी सेलेक्ट वही कर रहे हैं, ठीक। ये वाला तो हो गया पोर्शन। फिर इसके बाद आ जाता है, तो ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी कि सी एस ऑल्सो, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये नॉट ओनली स्ट्रोब रो एड्रेस बट ऑल्सो सेलेक्ट पार्ट ऑफ एड्रेस इनपुट, ठीक हो गया। इसके बाद है हमारा जो डी रैम मेमोरी है ना, वो जनरली किसी स्मॉल सर्किट बोर्ड पे रखी होती है, मतलब छोटे से सर्किट बोर्ड पे रखी होती है, उसको हम सिम बोलते हैं, SIMM, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक। इसका जनरली पता है क्या, इसके बारे में बस थोड़ा दे रखा है कि सिम और डिम में क्या फर्क है। जैसे सिम जो है वो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, ठीक। ये हमारा 30 पिन का भी होता है और 72 पिन का भी होता है, ठीक। जो 32 पिन वाला है वो 1 MB मल्टीप्लाई 9 वाला होता है, मतलब 9 क्यों है, इसमें एक एक्स्ट्रा पैरिटी की बिट होती है, ठीक। लेकिन ये सिर्फ 8 बिट की, जो 8 बिट की डेटा बस है उसके लिए यूज हो सकता है। और जो 72 पिन वाला है वो हमारा एक तो 1 MB मल्टीप्लाई 36 वाला आता है और एक 1 MB मल्टीप्लाई 32 वाला आता है, मतलब ये 32 बिट, जो 32 बिट की डेटा बस है उसके लिए यूज हो सकते हैं, है ना। और जो पैरिटी वाला है वो 36 तक हो सकता है, मतलब पेंटियम या पेंटियम प्रो तक तो काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही उससे ऊपर वाले माइक्रो प्रोसेसर आएंगे ना तो उस केस में ये फेल हो जाएंगे। मतलब जो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है ना वो उसका अब कोई यूज नहीं है,
वो फेल हो चुका है उस केस में, मतलब वो इनसफिशियंट है। अगर हम 72 पिन वाला भी लगाएंगे ना, 72 पिन वाला, इसको मैं लिख देता हूँ, क्या है कि सिंगल सिम है, सिम SIM, सॉरी एस सिम है, ठीक। इसका है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक। तो ये हो गया हमारा सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें ये हमारा 30 पिन वाला भी आता है, 30 पिन, काफ़ी सारी पिन होती है, मतलब 72 पिन वाला भी आता है। 72 पिन इसकी मैक्सिमम होती है, ठीक, 72 पिन। इस वाले में क्या होगा, इसमें हमारा 8 मतलब 1 MB मल्टीप्लाई क्या होगा, 8 बिट की डेटा बस होगी, 8 या 9 बिट की हो सकती है। अगर 9 की होगी ना, 9 बिट की होगी तो वो पैरिटी के लिए होगी, 1 बिट हमारी पैरिटी के लिए होगी, ठीक। और जो 72 पिन वाला है वो 1 MB मल्टीप्लाई ये होगा 32 और 36, जो 36 वाला होगा वो पैरिटी के लिए होगा, उसमें कुछ बिट पैरिटी की होगी, ठीक। तो ये दोनों तो होगी। अगर सपोज अगर अभी जो क्या हो रहा है ना, अभी जो डेटा बचा है हमारी, उसका साइज 64 बिट तक भी हो गया है, 64 बिट तक हो गया है, ठीक। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें तो 2 सिम लगानी पड़ेंगी, मतलब 2 सिम, सिंगल इनलाइन मॉड्यूल जो है हमें 2 यूज करने पड़ेंगे, तब जाके सफिशिएंट होंगे हमारे लिए। तो इसलिए हम इसको अब यूज नहीं करते, अब यूज करते हैं हम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। क्या करते हैं, डिम का, ये होते हैं हमारे डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक। तो इनका यूज होता है। अब ये जो है ना DDR वगैरह जो रैम है, वो सब इन्हीं का, इसी का डिम का यूज करते हैं, अभी तक भी इसका यूज होता है। उसके बाद भी ना, डिम के बाद भी रिम भी आया, लेकिन रिम इतना नहीं चला, वो हमारा उसकी जो स्पीड है ना वो रिम डिम से कम है, तो इसलिए हम रिम का यूज नहीं करते इतना। और फिर बस यही सब है। फिर हमारा ये जो डिम है ना वो 168 पिन का भी होता है, बस 168 पिन तक का होता है बस। इसका एक बार ना मैं इसका एक बार डायग्राम से भी दिखा दूं, शायद होगा। हाँ ये रहा, ये है हमारा डिम का डायग्राम, ठीक, अपर व्यू है। और ये हमारा रिम का डायग्राम है, ये वाला, ये टॉप व्यू है भाई। इसमें वही रैम रखी होगी हमारी, ठीक। तो रैम वाला जो लॉक होता है वो ऐसा होता है, वही है डी रैम वगैरह, ये सब वो यूज कर रहे हैं हमारे डिम मॉडल को। फिर आ जाती है हमारी डिकोडिंग। कौन सा पार्ट आ गया, एड्रेस डिकोडिंग का। नोट्स मांग रहे हैं लोग, मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिए वैसे नोट्स, जो क्लास वाले नोट्स थे वो सारे डाल दिए लास्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करता हूँ, चलो। का भी बैकग्राउंड, अब इसमें एड्रेस डिकोडिंग आ जाती है। एड्रेस डिकोडिंग, अब ना ये चैप्टर ऐसा होता चला जाएगा जैसे खा जाएगा हमें, इतना टफ। तो एड्रेस डिकोडिंग वाले पार्ट में क्या है, डिकोडिंग मेक द मेमोरी फंक्शन एट अ यूनिक सेक्शन और पार्टीशन ऑफ द मेमोरी मैप। मतलब विदाउट एड्रेस डिकोडर ओनली वन मेमोरी डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू अ माइक्रोप्रोसेसर विच मेक इट वर्चुअली यूजलेस। इसमें क्या हो रहा है ना कि हमें जैसे कोई एड्रेस लेके गए मेमोरी के पास, तो उसको डिकोड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्या कर रहे होंगे, हम रॉन्ग सेक्शन ऑफ मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। और हमें ना मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें हमें वर्क करना है वही तो हमें एक्सेस करना है, तो हम फालतू के ना एक्सेस कर लें, उसके लिए भी यूज होता है। और अगर हमारी डिकोडिंग नहीं होगी ना, कोई डिकोडर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो हम सिर्फ एक मतलब पर्टिकुलर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सिर्फ किसी एक मेमोरी कंपोनेंट से ही लिंक हो सकता है, एक मेमोरी डिवाइस से। उससे क्या नुकसान, डिसएडवांटेज जो हमारा है ना वो ये है कि जो माइक्रो प्रोसेसर हम कर रहे हैं ना कि माइक्रो प्रोसेसर की
कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं ताकि वो 14 से ज़्यादा मेमोरी को एक्सेस कर पाए, उसका फ़ायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर हम ये डिकोडिंग नहीं कर पा रहे तो एड्रेस डिकोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे एक और है कि डिकोडिंग क्यों, वाई डिकोडिंग, तो इसमें आ जाता है जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, जो 27 16, मतलब ये हमारी एक 16 2K इंटू 8, इसकी ये रैम है हमारी। इसको जो इसका मॉडल नंबर हो जाता है वो 27 16 पे हो जाता है। 8 2 16 होगा ना, तो 27 रैम के लिए होता है, वो रोम के लिए, ईपी रोम के लिए होता है, और हम 16 टोटल करके लिख देते हैं पीछे, ठीक है। तो डिकोडिंग की अब नीड क्यों पड़ी? जो 27 ईपी रैम है ना, इसमें हमारे 11 पिन है, ठीक, और हमें पता है माइक्रो प्रोसेसर पे कितनी पिन है, कितनी पिन है एड्रेस की, 20 है ना, 20 बिट्स है ना एड्रेस की, तो वही 20 पिन होगी। तो इसमें सिर्फ 11 पिन है, मतलब 11 पिन तक तो काम चल जाएगा हमारा, कि ये 11 जो हमारी A0 से A10 तक का तो काम चल गया, ठीक। लेकिन बाकी का क्या होगा? A0 से 10 तक होगी, A0 से 10 तक होगी ना, ठीक। तो ये तो काम चल जाएगा हमारे ये वाली पिन का, कि A0 से 10 वाली का। लेकिन इसके बाद की जो 9 पिन बची है, उनका कैसे करेंगे हम? तो क्या करते हैं ना, हम डिकोडर कनेक्ट कर देते हैं। सो डिकोडर करेक्ट द मिसमैच, जो ये मिसमैच हो रही है ना, उसको डिकोडर करेक्ट करता है by decoding pins that do not connect to the memory component. By decoding pins that do not connected to memory component, ठीक। तो ये वाला पोर्शन हो गया एड्रेस डिकोडिंग का, कि डिकोडिंग की नीड हमें क्यों है। इसके बाद आ जाता है हमारा डिकोडर वाला पार्ट। जैसे कुछ डिकोडर है वो पढ़ने पड़ेंगे हमें। जैसे सबसे पहले जो हमारा सिंपल डिकोडर आ जाता है ना, नैंड डिकोडर आ जाता है, ठीक। अब हमें ऑलरेडी पता ही होगा कि नैंड का मतलब क्या है, नोट एंड, नोट ऑफ एंड, है ना। एंड हमारी अगर 1 1 होगी, उसमें 1 एंड 1 लेगा, वो तभी हमारा ट्रू देगा, है ना, ट्रू तभी तो होगा। तो नोट डिकोडर का ट्रू होगा, 0 एंड 0 लेगा, तब इसकी वैल्यू 1 होगी। सॉरी, ये ना नोट करता है, मतलब क्या, कि जब इसमें 1 और 1 होगा ना, 1 और 1 होगा, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 होगी उस केस में, मतलब फॉल्स होगा ये उस केस में, अदरवाइज ट्रू होगा, ठीक। क्योंकि नोट ऑफ एंड है ना, तो जहां पे 1 होगा एंड ऑपरेटर में, वो उल्टा कर देगा उसको बस, ठीक। यहाँ पे वही 0 लिख देता हूँ बस। अब इसमें क्या दिखा रखा है ना, जो बुक में दिया हुआ है, नैंड गेट को कनेक्ट कर देंगे। 1 मिनट रुक जाओ बस। तो देखो इसमें क्या है ना, सॉरी, हमें ये तो पता है कि A0 से A10 तक की पिन जो है हमारी, वो कनेक्ट होगी, मतलब MP की पिन टू मेमोरी। मेमोरी क्या है हमारी, ईपी रोम, ठीक। ईपी रोम से हमारी ये माइक्रो प्रोसेसर की पिन जो है वो कनेक्ट होगी A0 से A10, ठीक। अब उनकी कम्युनिकेशन हो सकता है, एड्रेस ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन क्या हो रहा है अभी, माइक्रो प्रोसेसर की 9 पिन बच गई। कौन सी, A11 टू
A19 ये बच गई। तो क्या हुआ, ये वाली पिन क्या करेंगे हम डिकोडर से कनेक्ट कर देंगे, डिकोडर से। ठीक, कौन से डिकोडर, नैंड डिकोडर। अब नैंड का काम हमें पता ही है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नैंड क्या करेगा, जब इसमें सारे वन पास करेंगे ना, जितने भी अगर हम सारे वन पास करेंगे तो ये जीरो देगा। तो नैंड डिकोडर हेल्प नैंड डिकोडर आउटपुट अनेबल द, एनेबल या फिर और एक्टिवेट द ईपी रोम, डबल ईपी क्यों लिख दिया, ईपी रोम, जो कि मतलब इससे कनेक्टेड होगी ना, वो रोम को या उस डिवाइस को, रोम जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को एक्टिवेट कर देगा ये हमारा। तो अगर कंडीशन क्या है कि हमारी A11 से, क्योंकि हमें पता है चिप सेलेक्ट से कनेक्ट होगा इसका आउटपुट, ये हमारा चिप सेलेक्ट पे कनेक्ट होगा। ठीक, तो चिप सेलेक्ट जो होता है उसका काम क्या होता है, चिप सेलेक्ट अनेबल करता है। ठीक, और जो चिप सेलेक्ट होता है ना हमारा, ये एक्टिव लो होता है। ठीक, एक्टिव लो। अब चिप सेलेक्ट एक्टिव लो है, तो जब इसको जीरो मिलेगा तो ये अनेबल कर देगा। ठीक है, और जब इसको वन मिलेगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। मतलब अगर हमें इसे एक्टिवेट करना है तो क्या होना चाहिए कि हमारा नैंड गेट का जो आउटपुट है वो हमारा जीरो आना चाहिए। वो जीरो कब आएगा, जब उसको इनपुट सारे वन मिलेंगे। ठीक, तो मतलब A11 से A19 तक की जितनी भी पिन है सब पे लॉजिक होना चाहिए हमारा वन। ठीक, वन लॉजिक होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, ओनली देन मेमोरी डिवाइस विल बी एक्टिव, विल बी एक्टिव। और जब एक्टिव होगा ना तो हमारी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। जैसे इसकी जो, जैसे ये एक्टिव होगा ना, जो हमारी रीड पिन होगी, आरडी पिन, ठीक, ये हमारी कनेक्टेड होगी किससे, ओई पिन से, ओई पिन आउटपुट एनेबल पिन से। तो ये भी आउटपुट एनेबल पिन से कनेक्टेड होगी, तो हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक, या तो रीड हो जाएगा या फिर राइट हो जाएगा। अगर रीड नहीं हो रहा होगा तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई सा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा एक बार हमने उसको एनेबल कर दिया चिप सेलेक्ट को। ठीक, तो ये कौन सा आ गया, ये आ गया हमारा नैंड डिकोडर। अरे इसमें तो काफी सारा हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद जो आता है ना, इसके बाद वाला पोर्शन है हमारा, एक बार मैं ना जो नैंड डिकोडर है ना, अब यूज नहीं करते हम जो नैंड गेट डिकोड, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है ना काफी ज्यादा है। इन नैंड गेट्स वगैरह की कॉस्ट जो है काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए आज के टाइम में इसका कोई यूज नहीं करते हम। बस ये था स्टार्ट में यूज होता होगा इसलिए हमने पढ़ लिया। ठीक, अब इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ नैंड डिकोडर कैसा होता है। यही है ना, हाँ, तो ये हमारा नैंड डिकोडर। ठीक, इसका ये देखो, ये हमारी A11 से A19 पिन से कनेक्टेड है। इसका जो भी आउटपुट होगा वो हमारा ओई पिन पे जा रहा होगा, और ओई वो सॉरी सीई पिन पे जा रहा होगा, चिप सेलेक्ट। सीई मतलब चिप अनेबल, चिप सेलेक्ट नहीं सॉरी, चिप अनेबल पिन होगी। दोनों का मतलब काम वही है, वो एक्टिव करेगी इसको, पूरी डिवाइस को, जो हमारा ईपी रोम है इसको एक्टिव कर देगी। फिर डेटा रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकती है। तो नैंड डिकोडर का बस इतना सा काम था। इसने और ये जब भी वर्क करेगा जब इस पे सब पे बनानी चाहिए। तो इसकी कंडीशन एक और होगी, डोंट, कहाँ लिख रहा था वो, हाँ ये जो, जैसे ये जो फिगर है ये दे रखा हमारा, तो जो एड्रेस होगा उसमें हमारी लास्ट की जो ये होगी ना A0 से A10 बिट, ये होगी हमारी डोंट केयर। इन पे जीरो या वन कुछ भी हो सकता है। और जो 11 बिट सॉरी, और ये वाली जो बिट होगी ये होगी हमारी वन ही होनी चाहिए। इन पे कंडीशन है कि वन ही होनी चाहिए। ठीक, फिर इसमें क्या है कि ना, इसमें हमारा, हमारी क्योंकि 11 बिट है ना, तो हम 2K तक की मेमोरी एक्सेस कर पा रहे हैं।
तो 11 बिट डोंट केयर है ना, तो 2K तक की मेमोरी एक्सेस कर पा रहे हैं बस। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो डिकोडर है वो है हमारा 3 to 8 लाइन डिकोडर। नेक्स्ट पे देख लेता हूँ इसको भी। इसमें ना मैं पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ या फिर मैं डायग्राम से समझाऊँ, क्या करना चाहिए। चलो मैं पहले कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर डायग्राम से फिर दोबारा से आ जाएंगे इस पे। तो 3 to 8 लाइन डिकोडर है, ठीक। अब जो 3 to 8 लाइन डिकोडर है इसमें क्या है, ये पहली बात तो ये होता है 74LS138। जैसे लैचेस में देखा था ना, मैं लैचेस में बफर में, उसी तरीके से ये है हमारा डिकोडर। इसका नंबर है 74LS138, ठीक। होगा जो भी नंबर होगा ये, इसको मतलब इससे डिनोट करते हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल दिखाता हूँ मैं पहले। ट्रुथ टेबल, सॉरी, उससे ना, जैसे इसकी जो ट्रुथ टेबल है ये रही, ये रही, ये हमारा है 3 to 8 लाइन डिकोडर। और इसमें क्या है, कुछ ABC पिन है, G2B पिन है ना, और हमारी यहाँ पे कुछ आउटपुट की पिन है 8, ठीक। अब इसका ये है हमारा, ये वाला पोर्शन जो है इसका, वो इसकी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल जो है इसमें देखो, मतलब इसमें क्या है कि ना, इसकी जो ट्रुथ टेबल बता रही है हमें कि कुछ एक ही वैल्यू होगी जो एक्टिव लो जाएगी। मतलब क्या है कि according to the truth table only one of the 8 output ever go low at any time। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ एक ही आउटपुट लो जा सकता है इस पिन का। इसका मतलब क्या है कि इस पे ना 8 मेमोरी डिवाइस कनेक्टेड होगी, तो जो भी लो जाएगा वो किससे कनेक्ट होंगे, चिप अनेबल पिन से कनेक्ट होंगी और उस पिन को एक्टिव कर देंगे, ठीक। ऐसे है। तो इसमें हमारी कुछ है, जैसे G2, ये है ना हमारी, एक है हमारी G2A पिन, एक है हमारी G2B पिन और एक है हमारी G1 पिन। जो G2A पिन है वो हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड होगी, ठीक। ये तो एक मिनट में, ये होगी हमारी जो ये वाली पिन है, ये वाली पिन हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड होगी, ऐसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इसको हमने। और जो G2B पिन है ये वाली, पहले एक बार यहाँ पे देख लो कि ये दोनों एक्टिव लो है, मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे में 0 है वैल्यू, है ना, 0 है। और G1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जब ऐसा होगा ना, तभी हमारी कोई ना कोई सी आईसी, मतलब जो भी मेमोरी कंपोनेंट है वो एनेबल होगा। तो 0 होगा, जैसे ही वो एनेबल हो जाएगा तो ये तीनों हमारी एक्टिव होनी होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों वैल्यू, सॉरी, ये तीनों वैल्यू हमारी एक्टिव होनी चाहिए, है ना। अब इसमें क्या दे रखा है कि थ्री, जैसे ही हमारा जो ये है ना, ये तीनों पिन एक्टिव होगी और कोई ना कोई एक, कोई सी एक्टिव होगी। अब वो कौन सेलेक्ट करेगा, जो CBA पिन है ना, ये हमारी CBA पिन, ये क्या करेगी, ये सेलेक्ट करेगी कि कौन सी, मतलब कौन से आउटपुट पे वो जाना। जैसे 3 पिन है तो 3 बाइनरी नंबर 0 से 7 तक वैल्यू देते हैं ना, 0 से 7 तक, तो ये मतलब 8 8 आ गई ना, तो टोटल 8 आउटपुट को सिलेक्ट कर लेगी। इन पिन पे क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे डिफाइन होगा कि हमारी कौन सा मेमोरी कंपोनेंट एक्टिव होगा।
ठीक। अब जो A17 से A19 पिन होती है, जैसे 1 मिनट में लिख देता हूँ, डायग्राम देख लिया। अब लिख देता हूँ मैं सारी पिन्स माइक्रो प्रोसेसर की A17 से A19 पिन जो होगी वो क्या होनी चाहिए, वो हमारी एनेबल करेगी G2B पिन को। बुक में दिखा देता हूँ। अरे यार, इनको एक्टिव करने के लिए लॉजिक 0 पे होनी चाहिए, ये लिख रहा G1 मस्ट बी हाई एट लॉजिक 1। देखो काफी चीज है ना, मैं भी ऊपर नीचे कर जाऊं, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। अबे हो जा। तो इसमें क्या हो रहा होगा ना, A17 से A19 जो पिन है हमारी, वो नैंड, ये 3 पिन है 17, 18, 19, ये क्या होगी हमारी 3 इनपुट नैंड गेट से कनेक्टेड होगी। 3 इनपुट नैंड गेट से कनेक्टेड होगी। नैंड गेट का काम क्या है कि वो हमारा अपोजिट रिजल्ट देगा। मतलब अगर हमें G1 बी मतलब G2B पिन को एक्टिव करना है, हमें G2B पिन को एक्टिव करना है, ये हमारी क्या है, एक्टिव लो है, एक्टिव लो है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नैंड गेट को 1 देना पड़ेगा। मतलब हमारी A17 से A19 पिन जो है उस पे 1 होना चाहिए लॉजिक, उस पे लॉजिक 1 होना चाहिए। ठीक। फिर हमारी अगर लॉजिक 1 होगा तो G2B पिन एक्टिव हो जाएगी। और G1 वो G2A पिन का मैंने क्या बताया कि ये पिन हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, ग्राउंडेड होती है, तो ये हमारी 0 ही होगा, इस पे हमेशा 0 ही होगा, तो ये ऑलरेडी एक्टिव है। फिर हमारी आती है G पिन, G या G1 पिन है शायद से, नहीं G है सॉरी। तो G पिन कनेक्ट होगी हमारी A16 से। ठीक। तो G पिन कब एक्टिव होगी, ये हमारी एक्टिव हाई होगी, तो इस पे भी 1 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, हमारा A16 से A19 तक लॉजिक 1 ही होना चाहिए, है ना, लॉजिक 1 होना चाहिए सारी पिन्स पे। फिर आ जाती है हमारी A15 से A13 की पिन। हम उल्टा चल रहे हैं। ठीक, हमने क्या कर लिया, 16 से 19 तक की पिन देख ली, फिर 13 से 15 तक की पिन। अब ये जो पिन है, ये हमारी 3 पिन है, ये सिलेक्ट करेगी CBA की वैल्यू, CBA की वैल्यू। और इनसे क्या होगा, इनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा मेमोरी कंपोनेंट एक्टिव होगा, विच मेमोरी कंपोनेंट विल बी एक्टिव, मेमोरी कंपोनेंट विल बी एक्टिव। ठीक, ये हो गया। फिर है हमारा, इसके बाद आ जाता है ये पिन होगी। अब हमारी सारी पिन कनेक्ट हो चुकी है। बची हुई कितनी पिन है, 13 पिन जो है। अब की बार हमने ना 27, हम कौन सी, पहले एक बार मैं बता देता हूँ। ये जो 3 to 8 लाइन डिकोडर है ना, इसमें हमने जो बुक में जो एग्जाम्पल ले रखा है, इलस्ट्रेट कर रखा है, जिसका डायग्राम, वो 16, वो 2764 है। ये क्या है हमारा 2764 ईपी रोम का मॉडल है। ठीक, 64 का मतलब क्या है, मतलब उसमें 64 हो रहा होगा टोटल, कुछ 60, 64 किलोबाइट है इसमें केबी डेटा, एड्रेस की, एड्रेस की 64 केबी डेटा होगी। ठीक। तो ये सब हो गया। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे क्या हो रहा होगा ना कि 3 to 8 लाइन डिकोडर में एक हमारा नैंड गेट होगा,
3 इनपुट नैंड गेट होगा जो कि हमारा A17 से A19 पिन से कनेक्टेड होगा। ठीक, अब ये जो नैंड गेट है ये हमारा इसका जो आउटपुट है नैंड गेट का आउटपुट वो हमारा कनेक्टेड होगा G2B पिन से। जो G2B पिन है वो हमारी G2B, G2A और G1 पिन ये हमारी एक्टिव होनी चाहिए। क्यों? ये एक्टिव होगी तो ही हमारी जो वो है क्या बोलते हैं उसे ईपी रोम जो है हमारी वो एनेबल होगी तभी। ठीक, तो हमें ये तीनों पिन को एक्टिव करना पड़ेगा। अब इन तीनों को एक्टिव करने के लिए हमने एक तो आउटपुट जो G2B पिन को 3 पिन एक्टिव कर रही है A17 से A19 वाली, फिर जो 16th पिन है वो हमारी G1 पिन को एक्टिव कर रही है। ठीक, G1 को, और जो हमारी G1 G2A है, G2A हमारी एक्टिव लो है वो ग्राउंडेड पिन है। ठीक, तो वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, वो हमारी ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगी। मतलब ये तीनों जब भी एक्टिव होगी, हमने ट्रुथ टेबल देखी थी ना उसकी, तो ये तीनों जब भी एक्टिव होगी ये होगी ना 0 0, ये दोनों एक्टिव हुई, ये सारी देखो इस केस में ये एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है तो यहाँ पे 1 1 आ रहा है सारा रिजल्ट। जैसे ये दोनों एक्टिव हुई और G1 एक्टिव हुई तो ट्रुथ टेबल में क्या आ गया, ये आ गया। 0 पे ये एक्टिव हो जाएगी पहली वाली, 1 पे ये हो जाएगी दूसरी, 2 पे ये तीसरी हो जाएगी, 4 पे चौथी हो जाएगी, 5 पे, ऐसे कर करके सारी पिन एक्टिव हो जाएगी एक एक बार। मतलब कोई सा भी एक कंपोनेंट एक्टिव होगा। तो देख रहे हो 8 टू वो 3 to 8 लाइन जो डिकोडर है कितना पावरफुल है। मतलब अभी हम क्या कर रहे थे, हम एक ही मेमोरी कंपोनेंट को वो लगा पा रहे थे माइक्रो प्रोसेसर से, लेकिन हमने एक डिकोडर लगाया, इसने हमारा एड्रेस भी डिकोड कर रहा है। ठीक, और हमारा ये क्या कर रहा है कि 8 कंपोनेंट तक कनेक्ट कर रहा है। जैसे मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, ये रहा कुछ इस टाइप का इसका डायग्राम है। ठीक, ये हमारा डिकोडर हो गया, नैंड डिकोडर, थ्री लाइन वाला। तो ये यहाँ पे आ गया, देखो इसका नाम है 3 लाइन डिकोडर क्योंकि यहाँ से 3 लाइन आ रही है ना, 3 to 8 लाइन। 3 लाइन का कुछ आउटपुट आया जिससे एक्टिव हुआ है और 8 लाइन में चला गया, मतलब इसने 8 मेमोरी लगा ली। और जो हमारा A0 से A12 तक है ना, इस बार हमारी 12 बिट होगी हमारी एड्रेस की। इसके पास मेमोरी मतलब ईपी रोम के पास 12 पिन होगी, मतलब 13 पिन होगी सॉरी एड्रेस की। तो ये जो 13 पिन है ये एड्रेस लेके आ रही होगी और फिर कुछ डेटा लेके जा रही होगी। ऐसे डेटा की हमारी D0 से वही O0 से O7 की पिन होगी, ये आउटपुट की, मतलब आउटपुट या डेटा जो भी कह सकते हैं इनको, वो लेके जा रही होगी। ठीक, तो ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। फिर इसका डिकोडर का सर्किट नहीं, फिर हमारा डुअल इन लाइन है, तो ये वाला हो गया। इसके बाद आ जाते हैं डुअल इन लाइन पे कहाँ चला गया, इसको भी फिर है हमारा डुअल लाइन, 3 to 8 लाइन वाला हो गया। डुअल इन लाइन का ना वैसे तो ये छोटा ही है, डुअल इन लाइन। या इसको बोल देते हैं 2 to 4 लाइन डिकोडर। इसमें ना ये होगा वही जैसे उसमें था 74LS139, ये इसमें होगा। और इस ये क्या कर रहा होगा, कंटेन करेगा, कंटेन्स 2 सेपरेट डुअल 2 to 4 लाइन डिकोडर, 2 सेपरेट डुअल 2 to 4 लाइन डिकोडर। ठीक, तो इसका ये क्लियर हो गया कि इसमें ना 2 सेपरेट डुअल लाइन डिकोडर होंगे जो कि डिकोड कर रहे होंगे। इसमें ना एक मतलब जो छोटे सिस्टम है ना, जैसे हम 808 माइक्रो प्रोसेसर की 8088 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें या फिर 8086 की, तो इनमें ना टिपिकल सी एक मतलब कुछ उल्टा सीधा काम होता है। जैसे कि हमारी जो रैम है
वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, हमें पता है। तो जितने भी हमारे न्यू सिस्टम है हम क्या करेंगे, उनको टॉप पे स्पेस करेंगे ताकि वो हमारी माइक्रो प्रोसेसर से ज़्यादा कनेक्टेड रहे, ज़्यादा पास वो रहे, क्योंकि वो फास्ट है काफ़ी। लेकिन इसमें क्या है ना, क्योंकि ये पुराने टाइम के सिस्टम है, इसलिए इनमें क्या हो रहा है, ईपी रोम जो है हमारी लोकेटेड एट द टॉप ऑफ मेमोरी स्पेस, मतलब ऊपर हमारी ये पड़ी होगी एंड फिर एस रैम नीचे होगी, एस रैम एट द बॉटम, एट द बॉटम। ठीक, इसमें ना, इसमें ये तो काफ़ी कम दे रखा है, जैसे इसकी इस वाले 2 to 4 लाइन के बारे में, लेकिन इसका डायग्राम अच्छे से समझा रखा है, वो मैं दिखा दूंगा एक बार। जैसे इसमें दे रखा है एक आउटपुट वाई होगा, आउटपुट वाई नोट पिन होगी, ये भी हमारी एक्टिव लो होगी ऑफ द डिकोडर, डिकोडर जो कि एक्टिवेट करेगी एस रैम को, एक्टिवेट एस रैम। ठीक, फिर जब भी हमारा क्या होगा, वेन एवर A17 से A18, मतलब A17 और A18 वाली जो पिन है एट 0 होगी, जब भी वो 0 पे होगी, और एंड इफ IOM इज एट 0, मतलब ये IOM जो पिन है वो भी 0 पे होगी, एंड तो उस टाइम पे क्या होगा कि A19 भी 0 पे होगी, A19 इज एट 0। मतलब क्या हो रहा है कि ना, जब हमारी ये चारों पिन 0 पे होगी, कौन कौन सी, एक तो A17, A18, A19 और हमारी IOM वाली पिन। ठीक, तो इस केस में क्या हो रहा होगा, हमारा U1B मतलब SRAM सेलेक्ट हो रही होगी, और दूसरे केस में क्या हो रहा होगा, हमारा U1B जो सेकंड डिकोडर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें नैंड गेट है। ठीक, अब मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें अभी मुझे पता है कुछ नहीं आया होगा समझ में, मैंने क्या बोल दिया। तो डायग्राम है इसका, डुअल इनलाइन डिकोडर, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल में मतलब इसका बस ये पिन डायग्राम है, पिन डायग्राम में ए बी है और बस ये थोड़े हैं आउटपुट पिन है, कुछ इनका इतना कुछ नहीं है, आगे समझ में आएगा इसका। ये खतरनाक सा डायग्राम दे रखा है इसमें। तो देखो इसमें क्या है ना, मैंने अभी बताया था कि जैसे ही क्या हो रहा होगा, कहाँ गई वाई नोट, वाई नोट पिन कहाँ गई, इस वाली पिन पे 0 होगा। एक तो हमारे वाई नोट इस वाली पिन पे हमारा 0 होगा, और A17 A18 ये जो दोनों पिन है इन पे भी 0 होगा, और मेमोरी आयो वाली पिन पे भी 0 होगा। तो जब ऐसा हो रहा होगा ना, इस केस में क्या होगा कि ये हम इसको सेलेक्ट कर रहे होंगे, हाँ ये है हमारा एस रैम, हम क्या कर रहे होंगे, ये एस रैम को सेलेक्ट कर रहे होंगे इस केस में। ठीक, जब हमारी A17 पे दोनों पिन पे 0 होगा, और मेमोरी की पिन भी 0 होगी, और A19 पिन भी 0 होगी, जब ये चारों चीजें होगी ना, उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, ये हमारा डिकोडर है, डिकोडर ये लग रहा है बीच में, जो ये U1A डिकोडर, इसमें हमारे दो डिकोडर है ना, एक U1A और एक U1B, ये रहा। तो ये वाला कर रहा है एस रैम को सेलेक्ट। ठीक, और जो हमारा
उसमें क्या होगा, जो मतलब क्या था हमारा U1B जो होगा, हाँ ये रहा, ये नहीं रहा U1B, ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि ये हमारे नैंड गेट से कनेक्टेड होगा। ये नहीं है इसकी ये वाली पिन हमारे नैंड गेट की जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट जो है उससे कनेक्टेड है, और ये मेमोरी से भी कनेक्टेड है। ये रहा ना, नैंड गेट हमारा मेमोरी से भी कनेक्टेड है। तो इससे क्या हो रहा है ना, जैसे एक मेमोरी से कनेक्टेड है और एक एड्रेस से कनेक्टेड है, तो एड्रेस वाली पिन पे जब 1 होगा, ठीक 1 हुआ इस पे, और मेमोरी वाली पिन पे 0 होगा। 0 यहाँ पे जब 0 था तो ये हमें 1 दे देगा। मतलब यहाँ पे देखो, इन दोनों पिन में कुछ भी हो, इससे तो ज्यादा गंदा हो रहा है। एक मिनट, अभी ढंग से बताता हूँ इसको। जैसे ये वाली पिन है वीसीसी पिन या तो 1 लॉजिक लेके आ रही हो या 0 ला रही हो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमें पता है मेमोरी और आईओ की पिन पे जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा ना, 0, तो नैंड गेट हमारा क्या देगा, 1 दे देगा, है ना, 1 दे दिया इसने। और A19 पिन पे जैसे ही 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो हमारा यहाँ पे भी 1 होगा। मतलब नैंड गेट को दोनों 1 इनपुट मिल गई, तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। जैसे ही 0 होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इसका भी आउटपुट 0 होगा, है ना, मतलब इसको इनपुट मिल रहा होगा 0। और हमें ऑलरेडी A17 और A18 पिन से यहाँ पे 0 0 मिल रहा है। तो जैसे ये मिल रहा है ना 0 0 सब जगह, तो ये क्या होगा, ये वाली डिकोडर हमारा एक्टिव हो जाएगा। कौन सा डिकोडर, ये U2B डिकोडर जो है, वो सॉरी U1B डिकोडर जो है ये एक्टिव हो जाएगा। और ये क्या करेगा, हमारा 27,000, ये इससे 27 से हम देख के बता सकते हैं, वो है ना ये रैम का, तो ये ईपी रोम को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक, ईपी रोम को सेलेक्ट करेगा और ईपी रोम फंक्शन जो भी एड्रेस वगैरह होगा उसको डिकोड कर रहा है। ये इसमें ही एड्रेस डिकोड ही तो कर रहा है, इतनी सारी बिट डिकोड कर ली। और इसमें कितनी सारी बिट हमारी, ये है ना 27 और 1000, ये 1000, ये किसके लिए है, शायद ये 512 की है। हाँ मैंने वो बताया था ना, रुक जाओ एक मिनट, स्लाइड में देख लेता हूँ। ने वो काफी सारे नंबर से, हाँ ये बताए थे ना। 16 बिट पिन का मतलब क्या, 64 किलोबाइट एड्रेस के लिए है ना। तो जो ये है ना, ये वाला जो इसमें यूज हो रहा है, रैम जो यूज हो रही है, इसमें हमारी 16 पिन होगी। तो हमें कितनी डिकोड करनी होगी, हमें सिर्फ 17 17 18 19, बस ये 3 पिन डिकोड करनी है ना। तो हमने क्या करा, सिर्फ हमने 19 पिन का तो या तो 1 होगा या इस पे 0 होगा। 1 होगा तो क्या होगा, U1B को सिलेक्ट कर लेगा, और क्योंकि नैंड डिकोडर लग रहा है ना, और अगर इस पे 0 होगा तो U1A सेलेक्ट हो जाएगा। और मेमोरी पे हमें हमेशा, क्योंकि हम मेमोरी कंपोनेंट सेलेक्ट करनी है ना, तो मेमोरी पे तो 0 होना ही चाहिए। मतलब हमें मेमोरी सेलेक्ट करनी है तो मेमोरी पे 0 होना चाहिए। फिर बस ये रीड राइट की ऑपरेशन होगी तो खत्म। तो हमारा ये हो गया, हमारा कौन सा 2 to 4 लाइन डिकोडर वाला पोर्शन हो गया। इसमें बुक में मतलब जितना पोर्शन बताया था मैंने पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है। ये वो दे रखा है 74, ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम दे रखा है। उसमें 74 LS139 के बारे में बता रखा था, ये थोड़ा अपर वर्जन है उसका, 74 HCT139 थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका। मैंने सारी चीज बता दी। वाई बेसिकली आउटपुट पिन है और कुछ नहीं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थोड़ी सी बकवास है, जैसे कि अबे यार ये तो एक तो बैकग्राउंड चेंज हो जाता है इसका। तो इसमें आ जाता है हमारा PLD वाला पार्ट। PLD क्या क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल डिकोडर, प्रोग्रामेबल डिकोडर। ठीक, अब इसमें ना 2 टाइप के होते हैं, सिंपल PLD और कॉम्प्लेक्स PLD। ठीक, अब पहले ऊपर वाले बता देता हूँ। जो सिंपल PLD है वो 3 तरह के हैं,
PLA, PL और हमारा GL। इनकी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ साथ में। जैसे PLA जो है वो हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, ठीक। फिर जो ये हमारा PL, ये हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक, नहीं PAL है ना, एरे लॉजिक। थोड़ा सा बस वर्ड में छेड़ छाड़ कर दी। फिर ये है हमारा गेटेड एरे लॉजिक, ठीक। तो ये हो गया हमारा सिंपल PLD वाला पार्ट। इसमें बस ये 3 चीज थी। अब जो हमारे इसमें PLA, पेंसिल भी है क्या, देखता हूँ कैसे चलेगा, नहीं चल रहा। तो ये जो 2 पोर्शन है, ये दोनों, इनका काम क्या है? नेक्स्ट पे आते हैं। अरे यार, तो जो PLA वाला पोर्शन है ना, ये आर फ्यूज्ड प्रोग्राम्ड एज प्रोग्रामेबल रोम। मतलब जो पी रोम होती है ना, उसकी तरह ये भी फ्यूज्ड प्रोग्राम्ड होते हैं ये दोनों। ये जो दोनों पोर्शन हो गए इनकी, बस। और जो GL, मतलब इन तीनों का काम क्या होता है? ये जो तीनों है वो हमारी ऑल 3 डिवाइस आर एरे ऑफ लॉजिक एलिमेंट दैट आर प्रोग्रामेबल। बस ये मतलब एरे है लॉजिक एलिमेंट्स की जो कि प्रोग्रामेबल है। ये बेसिकली क्या है कि शायद पी रोम में यूज होते होंगे प्रोग्रामेबल मेमोरी में, तो बस उसको प्रोग्राम वगैरह करने के लिए यूज होते हैं, लॉजिक वगैरह सेट करने के एरे की। इतना मुझे भी नहीं पता इनका फंक्शन जो है। बस बुक में भी ना, बुक में भी इनके बारे में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है। जितना बुक में है मैं वो बता रहा हूँ। फिर ना कुछ PLD हो रह जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स PLD वगैरह होगी। इसमें हमारी FPLG आ जाता है और हमारा FPIC आ जाता है, ठीक। फिर अब जो इनमें से ना मेन इन्फॉर्मेशन क्या आती वो बताता हूँ मैं। जैसे अगर हमारा मेन जो कंसंट्रेशन है ना, वो एड्रेस डिकोड करना है। क्या है? एड्रेस डिकोड करना। तो हमें सिंपल PLD का यूज करना चाहिए, ठीक। अगर हमारा मेन फोकस कंप्लीट सिस्टम है, मतलब कंप्लीट इफ, हाँ कंप्लीट सिस्टम है अगर मेन फोकस, तो हमें ये CPLD और FPLG और FPLIC, मतलब ये सब हमें यूज करने चाहिए, ठीक। अगर हमें कंप्लीट सिस्टम को यूज टू इम्प्लीमेंट डिजाइन, पर ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं डिजाइन। ये सब बुक में ऐसे ही दिया है, बस इतना ही दिया हुआ है इनके बारे में। तो जितना था मैंने ना ये बता दिया, ये वाला पोर्शन। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ आना चाहिए कुछ। इसके बाद आता है इंटरफेसिंग वाला पार्ट। ज्यादा बड़ी वीडियो होगी, इंटरफेसिंग नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, या इसी में कर दूँ। देखता हूँ कितना रह गया इंटरफेसिंग। चलो इंटरफेसिंग भी खत्म ही करते हैं, इंटरफेसिंग भी खत्म हो जाएगी। तो मेमोरी इंटरफेसिंग, मेमोरी इंटरफेसिंग। तो क्या है ना कि जो हमारी 8088 और 80188 माइक्रो प्रोसेसर है,
उनमें हमारी 8 बिट की डेटा बस होती है, डेटा बस मतलब, जो कि इन्हें आइडियल बना देती है कि हम 8 बिट की मेमोरी डिवाइस जितने भी अभी अवेलेबल है ना उन सबको इनसे कनेक्ट कर सके। ठीक, अब इसमें ना क्या है कि जैसे मेमोरी इंटरफेसिंग में जो कंसेप्ट है वो थोड़े सिमिलर ही होंगे जो हमने डिकोडिंग में पढ़े, बस इसमें हमारी जो एक्स्ट्रा चीज है ना वो हमारी वेट स्टेट इंक्लूड हो रही होगी। ठीक, अब वो क्यों हो रही होगी वो सब अभी बताता हूँ। जैसे इंटरफेसिंग में ना एक बार बुक से देखता हूँ पहले थ्योरी क्या लिख रही है। इंटरफेसिंग का काम है मेमोरी इंटरफेस, फिर VHDL। इसमें सिर्फ ये दे रखा है दिस टेक्स्ट कंटेन सेपरेट सेक्शन ऑन मेमोरी इंटरफेसिंग फॉर 8088 एंड 8018 विद देयर 8 बिट डेटा बसेस। और जैसे कुछ है 16 बिट की डेटा बसेस होती है जिसमें हमारे ये दे रखे हैं 8086 और 80186। फिर 32 बिट की डेटा बस होती है जैसे पेंटियम कोर 2 हो गया, 64 बिट की डेटा बस होती है। हाँ, फिर पेंटियम कोर 2 में मतलब, और 80486 में 32 बिट की, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था। अब बस इनमें इतना कुछ नहीं दे रखा है ऐसा। फिर जैसे 8088 एंड 80188 माइक्रोप्रोसेसर हैव एन 8 बिट डेटा बस which make them ideal to connect to common 8 bit memory device available today. Memory system must decode the address to select memory component. It also use read write operation. बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वही सब है मतलब। मैं बताता हूँ, जैसे इंटरफेसिंग का तो बस यही था। हम मेनली जो इंटरफेसिंग पढ़ रहे होंगे ना इसमें हम कंप्लीट कवर कर रहे होंगे। जो इंटरफेसिंग है हमने डिकोडिंग वाला पार्ट जो करा है ना उसमें ऑलरेडी हमारे इंटरफेसिंग का हाफ पार्ट हो चुका है। अब वही कंसेप्ट लग रहे होंगे, सारे सिमिलर ही पोर्शन होगा सारा, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होगी। जैसे इंटरफेसिंग तो हम हर एक डिवाइस की इंटरफेस कर रहे होंगे। इंटरफेसिंग सबसे पहले करते हैं ईपीरोम 28088, है ना। अब 8088 में हमें पता है क्या होता है इंटरफेसिंग के लिए ना। जैसे इसमें जो इलस्ट्रेशन ले रखी है, इसमें जो एग्जांपल ले रखा है हमारे एक 27256 ये मॉडल हो गया। जहां भी 27 दिख जाए ना वो ईपी रोम के लिए बेसिकली, और 256 इसके बाद का हो जाता है। तो ये हमारी एक वो ले ली, 3 ईपी रोम ले ली हमारी, है ना। 3 ईपी रोम इन्होंने ले रखी है, जो बुक में एग्जाम्पल दिया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फिर एक डिकोडर है हमारा, क्या है डिकोडर 74, वो जो अभी पढ़ा था ना हमने 74HCT और 138। ये 138 मैंने बताया था ऑलरेडी कौन सा है, देखो HCT और 138। तो जो हमारा ये है ना 138 वाला, ये 3 to 8 लाइन डिकोडर का है ना। तो वही हो रहा होगा, सेम फंक्शन वही होंगी डिकोडिंग में। तो जो मैंने अभी ऑलरेडी बता दी कि उसमें जो भी पिन्स होगी वो सभी सेम होगी, बस थोड़ी एक दो पिन इसमें चेंजेस हो सकती है क्योंकि हमारी जो रोम है ईपी रोम उसकी एड्रेस पिन्स बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमने ज्यादा साइज की ले ली है 256 बाइट्स की, है ना। तो इसमें क्या हो रहा होगा, हम 3 ईपी रोम लिए तो हम जो डिकोडर है ना हमारा ये C000H से हमारा FFFFFH इस मतलब इस पोर्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। ठीक, जो ये मैंने क्यों बताया एड्रेस, जो ये एड्रेस बताया ना ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस मेमोरी सेक्शन इज फॉर ईपी रोम। तो ये जो सेक्शन है वो हमारा ईपी रोम के लिए होता है ना। ईपी रोम का सेक्शन होता है ये मेनली। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये बेसिकली अगर मैं इन वैल्यू को उसमें चेंज करूँ ना डेसिमल में, तो ये 78,000
क्या मतलब इसको मैं बताऊं 78 KB से लेके हमारा 150 KB तक है शायद। हाँ 78K से 150K तक है, ठीक, जो मेमोरी सेक्शन है। हमें पता है जो हमारी ईपी रोम है ना वो 32A इंटू 8 बिट की है, 8 बिट की डेटा बस होती है ना, और हमारी 32 एड्रेस की होगी। क्योंकि मतलब 3 ईपी रोम लिए हमने, तो हम 96, ये जो हमारा डिकोडर है वो 96K इंटू 8 इतनी मेमोरी को एक्सेस कर रहा होगा, मतलब नहीं, हाँ इतनी मेमोरी को एक्सेस कर रहा होगा, ठीक। अब इसमें ना ये जो मेमोरी इंटरफेस है इसमें हमारी कुछ चीज़ें और आ जाती है, जैसे एक होता है FFFF0H, ठीक, हेक्साडेसिमल में है ना, H इसलिए लिखते हैं। तो ये जो एड्रेस है हमारा, इसको हम कोल्ड स्टार्ट लोकेशन बोलते हैं, कोल्ड स्टार्ट लोकेशन, ठीक। और कोल्ड स्टार्ट लोकेशन का मतलब है कि जब भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर का हार्डवेयर रीसेट होगा तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से फंक्शन स्टार्ट करेगा इस मेमोरी लोकेशन से। माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस लोकेशन, ठीक। इसमें मैंने कुछ बकवास कर दी काफी सारी। अभी जो मेन प्रॉब्लम थी ना वो बताता हूँ। जैसे जो मैंने डिकोडिंग में पढ़ा वो सब ठीक था, वो सेम ही होगा, इसमें सारी चीज़ें सेम होगी। लेकिन क्या हो रहा है ना, जो माइक्रो प्रोसेसर का मैंने बताया था, जो 9 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर का जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो 460 नैनो सेकेंड तक आया था हमारा, जब हमने डायग्राम पढ़ा था 8088 में, है ना। वैसे तो टोटल हमारा 800 होता है 4 टी साइकिल, लेकिन वो कट होके हमारा जो डिले वगैरह हमने निकाल लिया था उससे हमारा 460 नैनो सेकेंड का बना था। कितना आया था? 460 नैनो सेकेंड आया था, है ना। टू एक्सेस मेमोरी या फिर टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम। अब जो ईपी रोम है ना हमारी 450 नैनो सेकेंड है ईपी रोम का टाइम, ईपी रोम का टू एक्सेस मेमोरी, ठीक। तो हमें क्या लग रहा है कि ना इसका 450 है और मेमोरी एक्सेस टाइम चाहिए था कितना, 460, तो ईपी रोम को तो कट लेना चाहिए कि डेटा आराम से रीड कर लेना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। पता है क्या है, क्योंकि जो डिकोडर लगा हुआ है ना वो कुछ डिले जनरेट करता है, डिकोडर जनरेट सम डिले, अब वो कुछ नैनो सेकेंड का होता है, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि कभी भी हम 460 नैनो सेकेंड में तो हम कर ही नहीं सकते एग्जीक्यूट। तो क्या होगा, हमें वेट स्टेट एग्जीक्यूट, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर तो अपना उतना ही टाइम लेगा, तो जो डिले होगा ना उसको हमें कोई वेट स्टेट जनरेट इंसर्ट करनी होगी बीच में। तो इसमें इस चीज को करेक्ट करने के लिए हम, क्योंकि 460 नैनो सेकंड में तो इम्पॉसिबल है वर्क करना माइक्रो प्रोसेसर को, मतलब वो एग्जीक्यूट करना टोटल ईपी रोम, क्योंकि इतने तेज वर्क कर नहीं सकती, तो जो स्लो है हमें उसके साथ चलना पड़ेगा ना। तो इन ऑर्डर टू करेक्ट आउटपुट फ्रॉम नैंड गेट कैन बी यूज टू जनरेट अ सिग्नल टू अनेबल, मतलब हम ना थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, जो डिकोडर में था ना 8 कौन सा था 3 to 8 लाइन, उसमें क्या करेंगे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आउटपुट फ्रॉम नैंड गेट कैन बी यूज टू जनरेट अ सिग्नल टू अनेबल डिकोडर एंड सिग्नल फॉर वेट स्टेट जनरेटर, ठीक। मतलब एक नैंड गेट लगा देंगे, उससे क्या हो रहा होगा कि हम आउटपुट जो मतलब नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो अनेबल भी कर रहा होगा, वो मेमोरी को एनेबल का तो काम है ही उसका मेन, कि वो एनेबल करेगा उसको, और वो दूसरा क्या कर रहा होगा, वो हमारा वेट स्टेट भी जनरेट कर रहा होगा,
वो थोड़ा सा डिले करके, जो कि 200 नैनो सेकेंड तक का डिले कर देगा। कितना? 200 नैनो सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया? 1 टी साइकिल, 1 टी साइकिल की वेट स्टेट आ जाएगी, है ना। हमने क्या करा इसमें, इस चीज को चेंज करने के लिए, आउटपुट फ्रॉम NAND गेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट a signal to enable decoder and signal for wait state, है ना। वेट स्टेट के लिए सिग्नल हो गया। फिर इसके बाद अब मैं आता हूँ मुख्य डायग्राम पे। ये है ना इंटरफेसिंग EPROM टू 8088 वाला पार्ट, ये हो गया। यहाँ पे हमारा डिकोडर लगा है ना, ये हमारा डिकोडर वाला पार्ट हो गया। ये रहा, सेम वही G1 G2 G2B पिन होगी, वो सेम उसी तरीके से उसकी ट्रुथ टेबल भी सेम होगी। इन तीनों को 0 देना पड़ेगा, मतलब हमें G1 को 1 देना पड़ेगा, इन तीन दोनों को 0 देना पड़ेगा, तब ये एक्टिव होगी, है ना। फिर अब हमने क्या करा, इसको इनसे कनेक्ट, मतलब G2A पिन को हमने, हाँ मतलब नैंड गेट लगा दिया। पहले क्या हो रहा था, 18 से जो 19 पिन थी ये डायरेक्टली इसको वो दे रही थी। देखो क्या हुआ कि इसमें एड्रेस की पिन जो है वो हमारी 0 से 14 हो गई, है ना। तो पहले कितनी थी? 11, तो कितनी बढ़ गई? 4 पिन बढ़ गई हमारी, है ना, क्योंकि 0 से 10 थी पहले, फिर अब हमारी 0 से 14 हो गई, तो 4 पिन बढ़ गई हमारी। मतलब यहाँ पे हमारी कुछ पिन का फंक्शन कम हो जाएगा। जैसे ABC से ये कनेक्ट होगी 15 16 17, पहले कौन सी कनेक्टेड थी? 13 14 15 कनेक्टेड थी, तो 16 17 का तो काम ही खत्म हो गया। 16 हमारी G1 पिन को एक्टिव कर रही थी, लेकिन अब हमने एक VCC पिन लगा दी जो कि हमारी डायरेक्टली इसको एक्टिव कर रही होगी, और इसका आउटपुट हमारा G2A पिन को एक्टिव कर रहा होगा जो कि पहले ग्राउंडेड थी, है ना। और आईओ मेमोरी की एक पिन होगी जो कि हमारी G2B को एक्टिव कर रही होगी, ठीक। तो आईओ मेमोरी और हमारी ये मिलके क्या कर रही होगी, हमारी इस डिकोडर को एक्टिव कर रही होगी, मतलब इन मेमोरी इंटरफेस को। ये इससे 8 कनेक्ट हो सकते हैं ना, ये 8 तो हमने पहले बता दिया था, पिछले में भी देखा था, 8 तक कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमने इसमें 3 ही कनेक्ट करे, ठीक। और बस यही था, ये इसका डायग्राम हो गया। इसमें सिर्फ 3 मेमोरी लगा दी, और ये कुछ आउटपुट पिन होगी जिससे ये इनसे कनेक्ट होगी, मतलब मेमोरी डिवाइस से कनेक्ट होगी। ये डिकोडर हो गया, ये सब इसकी चिप एनेबल पिन से कनेक्ट होगी, और इसको एनेबल करने के लिए हमें इन तीनों पिन को क्या करना पड़ेगा, दोनों पे 0 देनी पड़ेगी, और G1 पिन पे 1 देना पड़ेगा। तो इसका आउटपुट मतलब इन दोनों से 1 आ रहा होगा, इसका 0 इस पे जा रहा है G2A पिन पे। बस ये तो हो गया खत्म। फिर आते हैं हम इंटरफेसिंग रैम वाला पार्ट। अब ये वाला पोर्शन हमने जो 88 को इंटरफेस कर लिया। अब देखो मैं फिर से ये पॉइंट बता देता हूँ एक बार। जैसे 808 को इंटरफेस करने के लिए हमने पहले लिया 256 वाला, ये क्या था, एक 64 किलोबाइट वाला था, 64K इंटू 8, ठीक। इसलिए इसमें कितनी पिन थी हमारी, 15 पिन थी इसमें, है ना, 15 पिन थी इसमें। मैंने बताई दिया कैसे कैसे होती है पिन की, 11 पिन मतलब 10 होती है हमारी किलोबाइट की, 1 किलोबाइट, 20 पिन होती है 1 MB के लिए, 20 एड्रेस बिट लेंगे हम तो 1 MB तक की मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे होता है थोड़ा। और वो मैंने एक एक पिन करके भी बताया भी था पहले। फिर इसमें क्या है कि हमें पता था जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 460 नैनो सेकंड लेता है, लेकिन जो EPROM का एक्सेस टाइम है वो 450 है। तो क्या है कि और कुछ डिले डिकोडर भी करेगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे होंगे, हमें कुछ वेट स्टेट को इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने वेट स्टेट को इंसर्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा क्या करा, जो हमारा 3 to 8 लाइन डिकोडर था उसकी हमने पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने क्या लगा दिया, एक नैंड गेट लगा दिया। पहले भी नैंड गेट लग रहा था, वो 3 पिन से कनेक्टेड था। हमने जो 3 to 8 लाइन डिकोडर था, पर वो नैंड गेट बेसिकली इसीलिए लगा है। पहले हमने सिर्फ पढ़ा था कि एक नैंड गेट लगा हुआ है,
हमें उसका रीजन नहीं पता था। रीजन क्या है, वो हमारी थोड़ा डिले जनरेट करेगा, वेट स्टेट एग्जीक्यूट कराएगा। उस वो पता है क्या, वेट स्टेट कैसे एग्जीक्यूट होगी, वो हमने 9 चैप्टर में पढ़ा है ऑलरेडी, कि रेडी पिन पे 0 जाएगा माइक्रो प्रोसेसर की, तब हमारी वेट स्टेट जनरेट होगी, माइक्रो प्रोसेसर वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तो उस टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर हमारी मेमोरी इंटरफेसिंग नहीं कर रहा होगा, मतलब वो मेमोरी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो क्या करेगा, वेट कर रहा होगा, वो अपना काम एग्जीक्यूट कर रहा होगा उस 200 नैनो सेकेंड में। इसलिए हम उस टाइम को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हमने, लेकिन मेमोरी इंटरफेसिंग में तो वो टाइम काउंट होगा ना, क्योंकि डिले जनरेट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन में वो टाइम काउंट नहीं होगा, है ना। तो हमें टोटल कितने लग रहे हैं, 660 नैनो सेकेंड लग रहे हैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, है ना। तो ईपी रोम मतलब 660 नैनो सेकेंड में ईपी रोम कैन एक्सेस मेमोरी, है ना। मेमोरी एक्सेस करने के लिए इतने नैनो सेकेंड लगते हैं ईपी रोम को। फिर मैंने ये बता दिया था कि जो हमारी ईपी रोम होती है वो इस लोकेशन पे होती है, कि हमारी C40 और ट्रिपल मतलब 5 टाइम F H, ये लोकेशन होती है हमारी ईपी रोम की। इस लोकेशन पे ये सेक्शन ऑफ मेमोरी जनरली ईपी रोम का डेडिकेटेड होती है ना। फिर इसमें मैंने एक और लोकेशन बताई थी कि हमारा क्या होता है, एक कोल्ड स्टार्ट लोकेशन होती है, वो क्या है 4 टाइम F0H। कोल्ड स्टार्ट लोकेशन की होती है जब भी माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर रीसेट होता है तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है, सॉफ्टवेयर स्टोर, जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं वो उसमें जंप इंस्ट्रक्शन होते हैं और वो जंप कर देते हैं हमारा किस लोकेशन पे, इस मतलब जो स्टार्टिंग होती है वर्किंग ऑफ E800H लोकेशन, इस लोकेशन पे हम जंप कर जाते हैं। ये क्या होती है, स्टार्टिंग वर्किंग लोकेशन ऑफ ईपीरोम। ठीक, ईपीरोम का मतलब काम जनरली यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है और यहाँ जो वेट स्टेट होगी ना वो इस लोकेशन में कहीं भी इंसर्ट हो सकती है। कैन बी यूज, मतलब ये जो लोकेशन है कैन बी यूज टू इंसर्ट वेट स्टेट। वेट स्टेट यहाँ पे हम कहीं भी किसी भी पोर्शन में वेट स्टेट को वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इतना पोर्शन हो गया। अब इसमें क्या बचा, ये वाला तो हो गया। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। शेर, शेर आ गया भाई, शेर को नहीं भेजते, चलो शेर को तो रहने देते हैं। अब है हमारा रैम इंटरफेसिंग। शेर भाई, शेर इंटरफेसिंग पढ़ के घूम चुका है, उसको घर जाना है। रैम जो है वो लिटिल इजियर है, रैम इज लिटिल इजियर टू इंटरफेस। अब क्यों है ये इजियर, क्योंकि इसमें एक तो ये काफ़ी फास्ट होगी, ईपी रोम से तो ऑब्वियसली फास्ट होगी, तो इसमें हमें ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ना उसकी स्पीड से मैच कर जाएगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें वेट स्टेट की जरूरत नहीं होगी, इट्स कंपोनेंट डू नॉट रिक्वायर वेट स्टेट। वेट स्टेट की वजह से तो हमारा जो इंटरफेसिंग थी उस वाले पोर्शन में थोड़ी कॉम्प्लेक्स हुई थी, तो इसमें वेट स्टेट ही नहीं है। और जो आइडियल सेक्शन है ना रैम के लिए, जैसे उसके लिए क्या था 78,000 कुछ से था, सी मतलब C5 टाइम वो 4 टाइम 0H वो था ना, और फिर 5 टाइम FH ये था। तो इसका आइडियल सेक्शन क्या है, 0 0 से स्टार्ट हो जाता है, 5 टाइम 0H यहाँ से इसका स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली आइडियल सेक्शन इसका बॉटम होता है और कहाँ तक होता है 7 FF FFH यहाँ तक होता है इसका आइडियल सेक्शन।
फिर जो सर्किट बोर्ड जो है वो यूज टू डिकोडर टू सेलेक्ट द 16 बिट different RAM memory component and a third to select the two decoder for appropriate section. देख, इसका ना मैं डायरेक्टली उसके डायग्राम से ही बताता हूँ, उससे ही समझ आएगा, क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी बता दूँ वो नहीं आएगा। ये रहा इसका डायग्राम, खतरनाक सा है ना, देख के उड़ गए तोते, शेर भी कह रहा है मुझसे ना हो पाएगा। देखो आते हैं, तो इसमें ना जो मेन पोर्शन है, इसका मैं बताऊंगा सारी चीज कैसे कैसे वर्क कर रही है। पहले तो अबे यार कहाँ चला गया, ये रहा। इसमें कहा है इन्होंने कि इसमें क्या होगा, 16 हमारे ये है रैम, 8 रैम ये रही, 8 रैम ये रही, ठीक। तो 16 रैम है हमारी, 16 डिफरेंट रैम मेमोरी। उसके लिए हम 2 डिकोडर का यूज करेंगे। यूज 2 डिकोडर टू सेलेक्ट द 16 डिफरेंट रैम मेमोरी कंपोनेंट, और एक थर्ड डिकोडर का यूज करेंगे उन डिकोडर को सेलेक्ट करने के लिए, है ना। जैसे ये वाला डिकोडर है हमारा, कौन सा, U3 डिकोडर। रुक जाओ, एक ये रहा U4 और ये रहा, अच्छा सॉरी, इसको एक बार मैं बड़ा बड़ा सा काट लेता हूँ, ये रहा, हाँ अब क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है ना, इसमें सबसे पहला है U4 डिकोडर। ये जो है ये हमारा सेलेक्ट कर रहा होगा दोनों में से एक डिकोडर, ठीक। अब एक बार इसको फिर से, जैसे देखो ये किन किन से कनेक्टेड है, एक तो हमारा ये इस डिकोडर से कनेक्टेड है U3 से। अबे यार इसके भी पता नहीं बीमारी है, पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक, इसको मैं छोटा ही कर देता हूँ। अब देखो ये डिकोडर जो है, इस डिकोडर में कुछ आउटपुट पिन है जो कि हमारी इससे कनेक्टेड है, ठीक। फर्स्ट डिकोडर क्या कर रहा है, इन दोनों में से एक डिकोडर को सिलेक्ट करेगा। ये पहला डिकोडर है, ये दूसरा डिकोडर है, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, इस वाले से U4 डिकोडर से कनेक्टेड है, U4 से कनेक्टेड है U3 और U9 डिकोडर। इनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है कोई सा। अगर हम नीचे वाला U9 सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, हमारा नीचे बैंक 1 सेलेक्ट हो रहा होगा, बैंक 1 में 8 है हमारी। और अगर हम ऊपर वाला डिकोडर U3 सेलेक्ट करते हैं तो हमारा बैंक 0 सेलेक्ट हो रहा होगा। अब अगर हमारा, ये किस बेसिस पे हो रहेंगे, इफ एड्रेस बिट, अगर जो एड्रेस जो है वो हमारा 00 से बिगिन करता है ना, तो हम U3 सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमारा एड्रेस जो बिगिन होता है 01 से, अगर 00 से होता है तो इसके लिए होगा हमारा U3 के लिए 00, है ना, 00। और इसके लिए होगा अगर हमारा 01, ठीक। फिर है हमारा, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पिन है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो डिकोडर है हमारा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पिन है जो कि कहीं पे कनेक्टेड ही नहीं है, ये वाली पिन, ये वाली पिन, ठीक। तो ये पिन हमने रख रखी है फ्यूचर यूज के लिए, कि अगर हमारी जो रैम का साइज है और बढ़ जाए तो उस केस तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम आराम से यूज करेंगे, है ना। फिर है हमारी, अब ये इतने सारे क्या है इसमें, अब इसको एक बार ऐसे करता हूँ, इसको और छोटा करता हूँ, हाँ। तो इतनी सारी चीजें क्या दे रखी है, ये दे दिया हमारा, ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक। तो जब भी किसी, मैंने बताया था, जब भी किसी भी मतलब किसी सिस्टम में या किसी ऐसे कंपोनेंट में काफ़ी सारे डिवाइस कनेक्ट होंगी तो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होगी और लोड भी बढ़ेगा, लोड ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। और मैंने एक बात और बताई थी, जब भी लोड बढ़े ना तो हमें बफरिंग करनी है। क्या करना है, बफरिंग करनी है। बफरिंग तुम्हें पता ही है कैसे होता है, उसमें बफर यूज करते हैं हम,
लैचेस वगैरह में और डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो बस ये सब बफरिंग के लिए यूज़ हो रहा है। ये जितनी भी चीज़ें ना यहाँ पे हो रही है बफरिंग, मतलब U3 में तो ऑफ कोर्स नहीं, U3 तो इसका है ना, हाँ, तो इनमें क्या हो रही है, बफरिंग हो रही है। U3 U9 डिकोडर, ये 3 डिकोडर है बस यहाँ पे, और सब बफरिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो हमें बस क्या ध्यान रखना है, ये हमारा इससे कनेक्टेड है ABC से, और ये भी यहाँ भी ABC से कनेक्टेड है, और इस पे कुछ ऐसी ये G1 G2, मतलब ये वही है 3 to 8 लाइन डिकोडर है, वो दो 3 to 8 लाइन डिकोडर कनेक्टेड है, और एक हमारा 3 to 8 लाइन डिकोडर ये रहा। ये हमारा सेलेक्ट करेगा इन दोनों में से किसी को, और वही जो डिकोडिंग वाला था मैंने सेम जो बताया था ना, वही सब फंक्शन को ये कर रहा होगा परफॉर्म, और सारी पिन वगैरह का जो आउटपुट है वही यूज हो रहा होगा, और कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इंटरफेसिंग फ्लैश मेमोरी। तो हमने ये दो पोर्शन तो कर लिए, रैम का भी कर लिया। अब मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ थी। U4 हो गया, U4 क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डिकोडर है, सेलेक्ट्स अदर टू, दूसरे दोनों डिकोडर को ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर थी हमारी एक U3 थी ना, U3 थी एक, ये क्या कर रहा होगा, हाँ, अगर इफ एड्रेस बिगिन विद 00 तो इसको सिलेक्ट कर लो। और U9 था एक हमारा, इफ एड्रेस बिगिन विद 01 तो इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर U4 में कुछ एक्स्ट्रा पिन थी, वो किस लिए थी, U4 हैज सम एक्स्ट्रा पिन्स, ठीक, तो वो थी फॉर फ्यूचर यूज, फॉर फ्यूचर यूज। फिर इसके बाद आ जाता है, अब जो लोड है सिस्टम का वो बढ़ रहा था, क्योंकि मैनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू डिकोडर, सो लोड ऑफ द सिस्टम इज हाई। अगर सपोज करो ऐसे हाई लोड में हम क्या करें, हम बफरिंग ना करें, तो हमारी जो कैपेसिटी है ना, मतलब जो वर्किंग है उसको अफेक्ट होगा, पक्के से वो अफेक्ट होगी, और कुछ काम गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बफरिंग का यूज करते हैं, ताकि लोड को हम डिवाइड कर सकें। बफर बेसिकली लोड कम कर देते हैं, ठीक, और डेटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेते हैं। बफरिंग इज यूज्ड here because of load of so many devices, ठीक। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, इंटरफेसिंग फ्लैश मेमोरी। शेर काम है हमारा, तो शेर ढूंढ कर लाते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा। फिर इंटरफेसिंग फ्लैश मेमोरी, ठीक। अब इसमें क्या आ जाता है हमारा, फ्लैश मेमोरी EPROM इज बिकमिंग कॉमन। पहले इसमें कुछ थ्योरी वाला पोर्शन है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स है थ्योरी की। फ्लैश मेमोरी आज के टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखी है। स्टोरिंग कॉमन प्लेस, अबे यार ये कॉमन प्लेस फॉर स्टोरिंग सेटअप इन्फो एंड बायोस इन पर्सनल कंप्यूटर, पीसीज में सेटअप इन्फो और ये मतलब बायोस वगैरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इट इवन फाइंड्स एप्लीकेशन इन MP3 ऑडियो प्लेयर्स, ठीक। MP3 ऑडियो प्लेयर में भी इनका थोड़ा सा रोल है काफ़ी ज़्यादा, और एंड USB पेन ड्राइव में,
यूएसबी पेन ड्राइव्स, इंटरफेसिंग फ्लैश मेमोरी का। अब मेन डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस बिटवीन SRAM and flash memory is that it require, इसको कितनी नीड है? It require 12 वोल्ट प्रोग्रामिंग वोल्टेज। जो वैसे अब की जो फ्लैश मेमोरी आ गई ना, उनमें क्या है कि सीरियल बस वगैरह का यूज करती है, तो वो हमारी 5 वोल्ट या 3.44 वोल्ट पे भी वर्क कर जाती है। ठीक, लेकिन पुरानी है ये तो 12 वोल्ट तक की प्रोग्रामिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती थी टू इरेज एंड राइट न्यू डेटा। वोल्टेज टू इरेज एंड राइट न्यू डेटा। ठीक, फिर हमारा आ जाता है इसमें हमारी ना जो कंट्रोल कनेक्शन है, कंट्रोल कनेक्शन जो है वो सेम ही है। कौन कौन से कंट्रोल कनेक्शन अभी तक पता चल गया होगा? सी पिन जैसे ये भी हमारी एक्टिव लो होती है, ओ पिन एक्टिव लो होती है ये भी, ठीक, डब्ल्यू पिन ये भी एक्टिव लो होती है। तो ये कैपिटल में है, मैंने स्मॉल में लिख दिया बस। ठीक, फिर इसमें ना एक नई पिन होती है, न्यू पिन। कौन सी होगी? वीसीसी। वीसीसी क्यों होगी? नहीं, वीपीपी, सॉरी, वीपीपी। वीपीपी क्यों होगी? क्योंकि इसे ना अलग से वोल्टेज चाहिए होगी 12 वोल्ट की, इसे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए ना, इसलिए। और फिर फ्लैश मेमोरी रिक्वायर 0। इरेजिंग में भी ना जो SRAM है वो हमारी मतलब शायद से 9 नैनो सेकेंड में ही इरेज हो जाती है हमारी SRAM। ठीक, बट फ्लैश मेमोरी रिक्वायर 0.4 सेकेंड, मतलब काफ़ी ज़्यादा सेकेंड लग रही होती है। काफ़ी ज़्यादा सेकेंड नहीं, मतलब हमें तो लग रहा है काफ़ी कम टाइम है, पर 0.4 सेकेंड कंप्यूटर के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक नैनो सेकेंड में टाइम ले रही है और एक 0.4 सेकेंड, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है टू इरेज अ बाइट। मतलब एक बाइट को इरेज करने के लिए इतना टाइम लग रहा है। फिर इंटरफेसिंग, इसकी इंटरफेसिंग की बात कर लेते हैं। इसमें जो डिकोडर होता है वो हमारा 74LS139, मतलब वही होगा। इसमें 139 तो होता है ना 2 to 4 लाइन डिकोडर, हाँ, तो वो वाला डिकोडर यूज हो रहा होगा इसमें, है ना, बिकॉज इसमें सिंपल डिकोडर की ज़रूरत है, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे बस। ठीक, सिंपल डिकोडर की नीड है इसमें, तो सिंपल सा डिकोडर उठा लिया हमने। फिर इसमें क्या होगा? डिकोडर यूज A19 और IO मेमोरी पिन एज इनपुट। क्या करेगा? डिकोडर यूज A19 एंड IO स्लैश मेमोरी पिन एज इनपुट। मतलब इस डिकोडर ना ये दो इनपुट ले रहा होगा बस, A19 और IO मेमोरी। जो IO मेमोरी पिन है वो एनेबल करेगी इसको, अनेबल दिस डिकोडर। ठीक, डिकोडर को अनेबल कर रही होगी। और एक तो ये वाला इंटरफेस हो गया इसमें। एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं फिर भी क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये दे रखी है इंटरफेसिंग, एक डिकोडर लगा दिया बस, एक ये वाली पिन इसको एक्टिव कर रही होगी, गेट है ये गेट। ठीक, फिर हमारा A19 से कनेक्टेड है और ये कुछ पिन्स हैं। फिर इसकी एक पिन कनेक्टेड है इस आउटर से, मतलब इसमें 4 IC कनेक्ट हो सकती है। इसमें 17 पिन है, ये रही सिर्फ, मतलब हमें 17 तो इसमें है ही, माइक्रो प्रोसेसर की 17 पिन तो कर ली, 18वीं। हाँ हाँ, अच्छा, ए नोट हमारी इससे इसकी डिवाइस से कनेक्ट होती है। तो देखो ए नोट हमारी इसके ऐसे डिवाइस से कनेक्ट होगी, और A1 से लेके A18 तक की पिन A17 से कनेक्ट हो जाएगी, 19वीं बची जो कि डिकोड हो जाएगी, डिकोडर डिकोड कर देगा। ठीक है, बस यही होता है इसमें। बेसिकली हमें क्या करना है, जो
मेमोरी में है ना, उसमें मेमोरी डिवाइसेस में पिन्स कम है, तो हमें जो पिन डायरेक्टली कनेक्ट है वो तो डायरेक्टली आउटपुट चला जाएगा, जो नहीं जा पा रहा ना उनको डिकोड करना पड़ेगा। तो यही हो रहा है अभी तक। फिर सीरियल ईपीरोम है। हाँ, सीरियल ईपीरोम का बता देता हूँ इस डायग्राम से। जैसे सीरियल ईपीरोम इंटरफेस है, ये रहा, ठीक। इसमें एक है हमारी सीरियल क्लॉक, ये रही ना, और एक है हमारी एसडी। तो इनका बताता हूँ। जैसे 3 एड्रेस पिन्स हैं आर हार्डवायर्ड टू अलाउ मोर देन 1 डिवाइस टू बी प्लेस्ड ऑन सीरियल बस। 3 एड्रेस पिन है जो कि हार्डवायर करी गई है, वो कौन कौन सी है? U1 U2, ये है ना हमारी। अबे यार सॉरी, मतलब 3 पिन्स हैं जो कि हार्डवायर करी गई है टू अलाउ मोर देन 1 डिवाइस टू बी प्लेस्ड ऑन अ सीरियल बस। मतलब 3 पिन कोई सी हार्डवायर करी गई होगी इसमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको रख सके इस पे सीरियल बस पे। एक U1 है हमारी, एक U2 है, ठीक। ये हमने 2 इसमें कंपोनेंट ले रखे हैं, जो कि अगर 001 होगा एड्रेस, मतलब एड्रेस पिन पे 001 होगा तो U1 सेलेक्ट होगा, और अगर 000 होगा तो U2 सेलेक्ट होगा, ठीक। मेमोरी इंटरफेस हैज 2 सिग्नल लाइन। मेनली सिग्नल लाइन 2 है, एक तो SDA और एक हमारी, अबे यार ये क्या ही, तो एक तो SDA होगी और एक हमारी सीरियल क्लॉक होगी, ठीक। जो SDA है, सीरियल क्लॉक जो है वो, जो हमारी बाई डायरेक्शनल सीरियल डेटा लाइन है ना, ये होती है SG, बाई डायरेक्शनल सीरियल डेटा लाइन। डेटा की लाइन है ये बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हाँ, इसका ना जो इसमें ये तो बस इसमें ना मेमोरी इंटरफेसिंग में इसमें क्या था, एक डिकोडर इसमें भी लगा होगा, इसमें एक SDA पिन होती है और एक हमारी सीरियल क्लॉक होती है। ये बस इंटरफेस दे रखा है, इसकी सीरियल इंटरफेस यूनिट, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना। फिर ये जो डायग्राम दे रखा है ना, ये है इसका इम्पोर्टेंट। जैसे इसमें फर्स्ट बाइट में क्या होता है, 3 एड्रेस की पिन होगी और 1010 कुछ डेटा पड़ा होगा, बस। मतलब फर्स्ट बाइट में डेटा होगा और कुछ एड्रेस की पिन होगी, ऐसे होगा इसका। इसका फॉर्मेट है ईपी रोम का। जो सीरियल ईपी रोम है, डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम ही तो होती है फ्लैश मेमोरी, तो उसमें डेटा का जो फॉर्मेट है वो ये होता है, बस। फिर इसके बाद एरर करेक्शन है, ये रहा एरर करेक्शन। तो बस ये वाली इंटरफेसिंग तो हमने पढ़ी ली थी। फिर इसमें इंटरफेसिंग है सीरियल बस की, सीरियल वाली। इसमें क्या है, एक SD A है एंड एक SLC है, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा लाइन, ठीक। बस ये दोनों होगी, इसका भी खत्म हो गया। जो ये था ना मेन जो था इंटरफेसिंग का पोर्शन, वो मैंने करवा दिया। अब ये फ्लैश मेमोरी वगैरह का ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, और सीरियल वाला तो बिल्कुल भी नहीं। और इंटरफेसिंग का मेनली पोर्शन ना वो उसी में कवर हो गया था जब मैंने कराया था वो, कौन सा पोर्शन था, रिकॉर्डिंग वाला, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। शेर जो एरर करेक्शन का था ना, इसका भी लिख देता हूँ मैं। एरर करेक्शन, तो ये ना एरर करेक्शन यूज तो काफ़ी टाइम से होता था पहले भी, लेकिन सिस्टम्स के अंदर ना मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये कभी इनबिल्ट नहीं आता था, क्योंकि इससे ना कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब के सिस्टम्स में ये यूज़ होना स्टार्ट हो गया। और ये क्या करता है, जैसे इसमें ना एरर करेक्शन में क्या होता है, 74LS636, ये हमारा जो ये है
लैच होती है एक, ठीक। ये जो लैच है हमारी 8 बिट का एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन करती है, दैट करेक्ट एनी सिंगल बिट एरर। देखो ये क्या करती है कि कोई भी सिंगल बिट एरर को करेक्ट कर सकती है, सिंगल बिट एरर को, ठीक। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, ये हमारी 2 बिट के फ्लैग फ्लैग एरर को डिटेक्ट कर सकती है। इसको बोलते हैं हम सेकडेड, मतलब सिंगल एरर करेक्शन, सिंगल एरर करेक्शन स्लैश डबल एरर करेक्शन। अब ये जो ना सिंगल एरर करेक्शन करती कैसे, इसमें हमारी एक पैरिटी होती है, मतलब पैरिटी जनरेटर होता है। हमने सीएन में भी पढ़ा होगा कि पैरिटी, वो एक सिंगल बिट अगर कोई चेंज होती है या ओड नंबर ऑफ बिट अगर चेंज होगी ना, तो उस केस में पैरिटी एरर हमें पता चल जाता है, क्योंकि पैरिटी चेंज हो जाती है हमारे नंबर की। एक हमारे पास पैरिटी जनरेटर होता है, अगर उसकी पैरिटी चेंज हुई तो हमारा मतलब कोई ना कोई एरर आया डेटा में। हम सीएन में भी कराए काफ़ी ज़्यादा, ठीक। लेकिन अगर 2 बिट का एरर है तो उस केस में क्या होगा, ये हमें एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक। और फिर जो ये है ना 74LS636 करेक्ट एरर बाय स्टोरिंग 5 पैरिटी बिट विद ईच बाइट ऑफ मेमोरी डेटा, और ये फाउंड इन हाई एंड कंप्यूटर बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, मतलब हाई एंड कंप्यूटर में मिलती है क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ज़्यादा है ना। फाउंड ओनली इन हाई एंड कंप्यूटर। और क्या था इसमें, 5 पैरिटी बिट्स होती है, 5 पैरिटी बिट्स विद ईच बाइट ऑफ मेमोरी डेटा, मतलब उससे ये पैरिटी वैरिटी जनरेट करने का काम करती है और उसको एरर को स्टोर करके करेक्ट करने का काम। वो सब हमने सीएन में पढ़ा है कैसे होता है एरर करेक्शन और डिटेक्शन, ठीक। तो ये वाला चैप्टर तो हो गया ओवर। अब मुझे पता है काफी ज्यादा बोरिंग हो गया होगा ये चैप्टर, क्योंकि है ही चैप्टर ऐसा खतरनाक लेवल का। इस चैप्टर में वैसे तो जैसे मैम ने भी जो बताया है, हमारी मैम ने, वो इतने इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया नहीं, लेकिन फिर भी चांसेस हैं अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो हमसे वो हो जाएगा, ये है बस। क्योंकि हमने इंटरफेसिंग वगैरह पढ़ ली, सारे डायग्राम समझ लिए। मेन जो है वो ना इनका थ्योरेटिकल पार्ट ही आ सकता है, डायग्राम वगैरह बनाने को तो नहीं आएगा। हाँ डायग्राम में अगर बना बनाया आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम देख लेंगे। वैसे आएगा नहीं, जहाँ तक है थोड़े बहुत क्वेश्चन वैसे ही पूछ सकते हैं पिन वगैरह से रिलेटेड, कि इस पिन का फंक्शन क्या है, तो वही हो सकता है। और तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड पार्ट है, तो स्किप करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर दियो इजिली। मैंने बस इसलिए पढ़ा दिया ताकि सिलेबस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक। अब जो लास्ट चैप्टर बचता है वो मैं कल को देख लूँगा बस। भाई साहब 1 घंटे 48 मिनट की वीडियो।